बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज मैं बात करूँगी करियर की और करियर काउंसलिंग की। आप कहेंगे हैं हम तो कर रहे हैं जो हमने करना है, अब हम क्या करियर के लिए काउंसलिंग लें। लेकिन ये बात करनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारी जो अगली पौध आगे आएगी इंशाल्लाह, उनको ये क्लैरिटी देना या ये चीज़ क्लियर करना कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत एक अहम चीज़ है। लेकिन इधर एक और अहम चीज़ जो हम सब भूल जाते हैं वो ये है कि करियर या जो भी काम हम चूज़ करें ज़िंदगी में करने के लिए, कोई भी करियर चूज़ कर लें, चाहे आपने एक्टिंग करनी है, आपने होस्टिंग करनी है, मेरा एग्जांपल ले लें तो, या आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसके लिए आपके अंदर एक ख्वाहिश, एक काविश, एक डिज़ायर होनी चाहिए। मैं अपने बेटे हमज़ा के लिए करियर नहीं चूज़ कर सकती, मैं नूरबानो के लिए ख़ुद करियर नहीं चूज़ कर सकती, मैं हसन हमज़ा मैं नहीं उनको बता सकती कि बेटा आप ये करें। हाँ, मुझे बताना आता है, लेकिन मुझे भी वो वक्त याद है जब मैं छोटी होती थी तो जब भी मुझसे कोई पूछता था कि बड़ी होकर क्या बनोगी, तो मैं कहती थी मैं बड़ा होकर ना एक्टर बनूंगा। और घर वाले जो है ना मुझे चुप करा देते थे और कहते चुप करो पागल बेवकूफ़। मुझे ये नहीं पता था कि मैं लड़की हूँ कि लड़का, मगर मुझे ये पता था कि मैंने एक्टिंग करनी। ठीक है, माँ बाप ने बड़ी कोशिश की, हर बार जहाँ भी कोई इस तरह की बात होती थी मामा कहती थी नहीं मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। आप लोगों को पता ही है कि स्कूल में मेरा जो नालायकी का लेवल था, एटलीस्ट एज़ फार एज साइंसेस व कंसर्न, तो साइंस मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट था ही नहीं। देखिए, जिस चीज़ में इंसान का इंटरेस्ट होता है, शौक़ होता है, पैशन होता है, उस चीज़ पे इंसान एक डिफरेंट लेवल की मेहनत करता है। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट ही नहीं होता, जिसकी तरफ आपका, जिसको हम रुझान कहते हैं, रुझान ही नहीं होता, उस चीज़ पे कोई इंसान क्या एफर्ट करेगा। और मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बड़ी कोशिश की कि मैं ओ लेवल्स में साइंस के सब्जेक्ट्स ले लूँ, मैंने नहीं लिए। डिटाई में कि मैंने, और वैसे भी सिंपल सी बात है व्यूअर्स, बायोलॉजी की फिर भी समझ आ जाती थी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स की कख नहीं समझ आती थी। अच्छा, मैथ्स में मैं वैसी कमज़ोर थी। तो एक वो वाली स्ट्रगल, ज़बरदस्ती नहीं साइंस सब्जेक्ट में। खैर शुक्र है अल्लाह का कि स्कूल वालों ने ही घूम के कहा कि नहीं इसको आर्ट्स में जाने दें, साइंसेस नहीं कर सकती, इसकी नहीं है वो वाली एप्टीट्यूड, इसका ज़्यादा इंटरेस्ट। खैर आर्ट्स में चली गई। अच्छा, उसके बाद बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लो, फ़लाँ चीज़ पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। इस तरह करते करते खैर कनेट से FA हो गया। FA में मैंने इंग्लिश लिटरेचर लिया, सिविक्स लिया, सोशियोलॉजी ली, इस टाइप के सब्जेक्ट्स लिए। अब अप्लाई किया बाहर यूनिवर्सिटी के लिए, तो अम्मी ने भी घूम के कहा कि तुम्हें किसने दाखिला देना है, तुमने तो सब्जेक्ट्स ही इतने अजीब से लिए हैं। खैर ऑब्वियसली क्योंकि पेरेंट्स को तो यही होता है ना पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बाहर की यूनिवर्सिटीज़ आपकी को करिकुलर, जिनको उस वक्त ज़माने में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, वो देखी, वो मतलब बहुत सी डिफरेंट चीज़ें मैंने उनको भेजी, अपनी कुछ क्लिप्स भेजी जो मैंने काम किया, मैं उसकी पूरा मैंने एक वो पैकेज बना के भेजा एप्लीकेशन के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि दाखिला भी हो गया और उस वक्त 4000 कनेडियन डॉलर की स्कॉलरशिप भी मिल गई, वो हो गया। अब जब मैं जा रही थी तो मामा ने सबसे जो सख्त और क्लियर बात कही वो यही कही कि वहाँ पे जाके तुमने कोई एक्टिंग की क्लासेस ली या कोई होस्टिंग इस तरह की बकवास करने की कोशिश की तो तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी, मैं फ़ीस ही नहीं दूंगी तुम्हारी। खैर मैं चली गई। अब मैं वहाँ पे गई और मैं अब सीख रही हूँ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। व्यूअर्स, आई प्रॉमिस यू, अल्लाह मेरा गवाह है, मुझे समझ ही नहीं आती थी। प्रोफेसर बोल रहा होता था, मैं उसकी शक्ल देख रही होती थी कि यार ये क्या बोल रहे हैं। अच्छा, उसके बरक्स जो मैंने अपने शौक़ से, जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जो आप लेते हो, मैंने साइकोलॉजी ले ली, मैंने सोशियोलॉजी ले ली, और मैंने एक कोर्स लिया फ़िलासफ़ी का भी, साथ में मैंने कोर्स लिया MIT मीडिया इन्फॉर्मेशन टेक्नोकल्चर। लो जी, एंड में मेरी डिग्री क्या थी, मीडिया इन्फॉर्मेशन, MIT मीडिया इन्फॉर्मेशन टेक्नोकल्चर, सोशियोलॉजी, और मेरा ये दो मेरे मेजर्स थे और मेरा माइनर साइकोलॉजी यानी कि नफ्सियात था। तो व्यूअर्स, कहाँ से एक बात शुरू हुई कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, और एंड में उन्हीं की बेटी वही बनी। और अल्लाह का बड़ा करम है कि नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया, इंटरनेशनली भी बड़ी इज्जत मिली। और उसी यूनिवर्सिटी जिससे मैंने ग्रेजुएट किया, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, आप जाके रिकॉर्ड पे चेक भी कर सकते हैं, मैंने जाके ऑलमोस्ट 10 ईयर्स अगो वहाँ पे
सारे स्टूडेंट्स से जो वहाँ पे उस वक्त के MIT स्टूडेंट्स थे, उनसे बोलने, उनसे बात करने के लिए उनको एक बड़ा सा उन्होंने इवेंट रखा। वहाँ पे मैंने जाके MIT के सारे स्टूडेंट्स से बातचीत की, उन्होंने मेरे साथ क्वेश्चन आंसर सेशन रखा। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने भी मुझे उसमें इंक्लूड किया। व्यूअर्स, नाम फिर मैंने उसी काम में बनाया जिसका मुझे शौक था। ये पूरी दास्तान सुनाने का रीज़न सिंपली ये कि प्लीज़ अपने बच्चों के पैशन को देखें, ये देखें कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आपको पता है बाहर के ममालिक में बहुत अरसे से, पिछले कम से कम 15-20 सालों से एक ये बड़ा सिंपल सा सिस्टम है कि करियर काउंसलर्स होते हैं। वो आपको गाइड करते हैं। पहले आपको एकेडमिक काउंसलर्स मिलते हैं स्कूल्स में, कॉलेज के लेवल पे करियर काउंसलर्स आ जाते हैं जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज का हिस्सा होते हैं। वो आपको गाइड करते हैं कि अच्छा ये आपके ग्रेड्स हैं, ये आपकी चीज़ें हैं, अच्छा आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या चीज़ें अपील करती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप क्या करते हैं, और वो फिर आपको गाइड करते हैं कि जी ये फील्ड और ये फील्ड शायद आपके लिए मुनासिब रहेगी। हम आज भी साउथ एशिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अपने बच्चों को पुश करते हैं वो काम करने के लिए जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई शौक नहीं होता। व्यूअर्स, डॉक्टर भी अगर अपना काम शौक से और पैशन से नहीं करता ना, तो लोगों की जान ले सकता है, लोगों को जानी नुकसान दे सकता है। सो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता एज पेरेंट्स कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड करें, उन्हें उस डायरेक्शन में लेके जाएं जो वो इन्जॉय भी करते हैं। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, टीम से भी जब डिस्कस करती हूँ, मैं कहती हूँ काम तो करना ही है, बूथस जाके भी कर सकते हैं और खुशी खुशी भी कर सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। देखिए, नौकरियां सब आजकल के ज़माने में मर्द औरत दोनों ने करनी है। आप मेल हैं, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, किसी भी आप का ताल्लुक जिस भी जिन्स से है, एट द एंड ऑफ द डे नौकरी करनी है। हमारी एक इतनी बड़ी आबादी, 60 से 70% आबादी यूथ है। अब जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन नौजवानों की है और वो बिल्कुल ही डायरेक्शनलेस हैं, क्योंकि बचपन में ज़बरदस्ती उनको पढ़ा दिए गए वो सब्जेक्ट्स जिनका उनको शौक नहीं था, अब ना उनको नौकरियां मिल रही हैं, ना उनको कोई इंटरेस्ट है। उसके बरक्स वो बच्चे बैठे हुए हैं जिनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया, उनको पुश किया, उनको इनकरेज किया। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि माँ बाप, अगर बच्चा कह रहा है कि जी मैंने सिंगर बनना है, तो आप उसको स्कूल से निकाल के घर बिठा के सिर्फ गाना बजाना सिखाएं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही। लेकिन अगर आपके बच्चे को सिंगिंग का शौक़ है तो उसके लिए एक क्लासिकल उस्ताद रखें कि वो रियाज़ करे, वो सीखे, ताकि उसकी बेस बन जाए। साथ साथ अपनी तालीम को कंटिन्यू करे। मेरी अम्मी की भी एक डील थी, सर जो मर्ज़ी करना है करो, बैचलर्स के बाद अपना BA कर लो और अच्छे नंबरों के साथ पास हो, उसके बाद जो मर्ज़ी करना होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। ना, इट्स ट्रू। जब मैंने ग्रेजुएट कर लिया, मैंने जैसे ही कनाडा में ग्रेजुएट किया, बल्कि जब मैं ग्रेजुएशन, अभी मेरी सेरेमोनी नहीं हुई थी ग्रेजुएशन, क्योंकि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद एक्चुअली सेरेमोनी होती है जहाँ पे वो आपको अवार्ड वगैरह मिलते हैं, सारा कुछ आपकी डिग्री मिलती है। तो मुझे याद है कि उसी दौरान मैंने एक एजेंसी ज्वाइन कर ली थी मॉडलिंग की, एज अ मॉडल। ऑब्वियसली मेरी हाइट शॉर्ट थी, तो कमर्शियल एड्स वगैरह और इन चीज़ों के लिए आपने अगर रैंप या कैटवॉक करना हो तो कम से कम आपका 5 फुट 10 इंच उस वक्त पे, या 5 फुट 9 इंच हाइट होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ 5'4" हूँ। तो मैंने कमर्शियल मॉडलिंग के लिए, मतलब जिस तरह एड्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, और उसी ज़माने में वहाँ का एक अखबार होता है टोरंटो स्टार, उसका ऐड भी कर लिया था बिफोर आई इवन ग्रेजुएटेड, मुझे वो ग्रेजुएशन सेरेमनी से पहले। बट क्योंकि मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली थी, मामा सेटिस्फाइड थी, मैंने काम स्टार्ट कर दिया। देखिए, मामा को नहीं लगता था मेरे अंदर पोटेंशियल है, वो आज भी हंसती हैं, कहती हैं मुझे तो लगता था तुम कख नहीं करोगी ज़िंदगी में। शायद मैंने अभी भी कख नहीं किया, क्योंकि जो मैंने सोचा हुआ है, जो मेरे ख्वाब हैं, जो मेरा गोल है, मैं अभी उससे बहुत दूर हूँ। लेकिन कुछ तो कर लिया ना, अल्लाह का शुक्र है, अपने पैसों से अपना घर बना लिया, बच्चों को हम तालीम दे रहे हैं, मियाँ बीवी दोनों मिलके। लेकिन एटलीस्ट मैं ये तो कह सकती हूँ ना कि एज ए वुमन इंडिपेंडेंटली मैंने अपना कुछ बना लिया। बट उसके पीछे सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही थी कि मैंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया। मैंने वो चीज़ परसू की जो मुझे अपील करती थी, जिसके बारे में मेरा बेटा मुझे हमजा अक्सर कहता है कि मामा आपको कैसे पता था 4 साल की उम्र पे। मैंने कहा पुत्र, सीधी बात है, 4 साल की उम्र पे तो बोला, लेकिन लगातार हर बंदे ने डिस्करेज किया और मुझे यही था, क्योंकि मुझे कहता है ना कि मामा मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, अभी भी कहता है। और अब वो गया यूनिवर्सिटी, उसने अभी 3 महीने के अंदर ही उसका मुझे कॉल आई, कहता है मामा मुझे पता चल गया मैंने क्या करना है। मैंने कहा क्या बेटा? कहता है पॉलिटिकल साइंस। मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह पुत्र, शौक है? कहता है जी।
मैंने कहा दूसरे सब्जेक्ट्स ट्राई किए? कहते हैं हाँ मामा मैंने साइकोलॉजी भी ट्राई किया, ये भी ट्राई किया, वो भी किया, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा पॉलिटिकल साइंस में आ रहा है। मैंने कहा बेटा करो। सो सिर्फ ये कह रही हूँ कि व्यूअर्स, बच्चे भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। हर बच्चा पैदा होते ही नहीं उसको पता होता उसने क्या करना है। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको 25, 26, 27 साल की उम्र पे कोई हिट करता है, ओ मैंने ये करना है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बच्चों को डिस्करेज ना करें। अगर कोई किसी प्रोफेशन को किसी डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है अपनी लाइफ को, उसको इनकरेज करें। याद रखिएगा, जो सबसे कामयाब लोग हैं इस दुनिया में, स्टीव जॉब्स को देख लें, बिल गेट्स को देख लें, इन्होंने बड़ी नेगेटिविटी को फेस किया। इनके इर्द गिर्द वालों ने, आसपास वालों ने सबसे ज़्यादा ये कहा कि नहीं नहीं ये क्या कर रहे हो, बेवकूफ़ी। और फिर ये वो लोग हैं जैसे स्टीव जॉब्स तो इस दुनिया में भी नहीं रहे, लेकिन उनकी आज भी बात होती है, क्योंकि जब आप एप्पल की बात करते हो तो स्टीव जॉब्स का नाम आ जाता है। सो व्यूअर्स, जैसे मैं हमजा को अक्सर कहती हूँ आज भी कि बेटे जो भी काम करना है, अगर सफाई का भी काम करना है ना, अगर लोगों के घरों में जाके सफाई करनी है तो तुम्हारी सफाई बेटा सबसे बेहतरीन होनी चाहिए, फिर और कोई बंदा तुम्हारी सफाई में मुकाबला ना लगाए। ये मेरी शर्त है। जो करना है करो, लेकिन बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़ से करो कि जब रात को बिस्तरे में लेटो तो आपको पता हो कि आपने जान मार दी है, आपने बेस्ट कर दिया अपना, तो फिर नींद भी सुकून की आती है, इंसान भी मुतमईन होता है। और व्यूअर्स, आजकल हम इतना ज़्यादा लोगों में डिप्रेशन देख रहे हैं, एंग्जाइटी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग आज भी वो चीज़ें और वो काम कर रहे हैं जिनमें उनको खुशी नहीं मिलती, जिनमें उनको सुकून नहीं मिलता, वो डिससेटिस्फाइड है अपने काम से। तो जो काम आप आवाज़ारी से करेंगे उसका मयार क्या होगा व्यूअर्स, आप खुद सोचें इसके बारे में। और फिर जब आप अच्छा काम नहीं कर रहे होंगे, आप कोई इंटरेस्टिंग चीज़ ज़िंदगी में नहीं कर रहे होंगे, आप डिप्रेस भी होंगे, आपको एंग्जाइटी भी होगी, आपको हर चीज़ चुभेगी। अब किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त और एट द सेम टाइम एक और पर्सनालिटी जो इवन दो इनकी बैक में इशू है, अपने पैशन को परसू कर रही हैं, चाहे हमारे टीवी के स्टेज के लेवल पे ही कर रही हूँ, लेकिन घर से निकली क्योंकि इनको पैशन था और क्योंकि हर बंदा इनको कहता था कि क्यों दूसरों के लिए बनाती हो, मतलब दूसरों के लिए इस तरह से कि अपनी बेटियों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए तो इतना अच्छा करती हो तो लोगों को भी तो सिखाओ। इनमें एक डिज़ायर पैदा हुई और आज ये मॉर्निंग एट होम का हिस्सा है। एक सोच थी ना, एक ख्वाब था, एक ख्वाहिश थी। इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। शेफ़ सैयदा नूर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा शेफ़ नूर, अपने बारे में बताएं, आपने इस स्टेज पे ये जो हमारे साथ प्रोग्राम का भी हिस्सा बनती हैं, तो ये क्या आपका सिर्फ शौक़ था या ये सोचा था कि एक दिन करूँगी, क्या कहानी है? मुझे शौक़ था कुकिंग का शुरू से ही। तो मैं जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो आप फ्री होते हैं, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, तो रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में जाके सीख लिया, सारे कोर्सेज़ कर लिए। तो मेरी जो टीचर थी ना, उनकी शादी होगी और मेरी जो डायरेक्टर है ना, नहीद मंजूर साहबा, शायद आप भी जानती होंगी हाँ जी, हाँ जी। वो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि आप जो हैं आएँ और सिखाएं। मैंने कहा जी मैं तो नहीं सिखा सकती। उन्होंने मुझे कहा और मैं नहीं गई। तो मेरी फ्रेंड्स थी जो मेरे घर आके सीखती थी, तो कहती है अगर तुम नहीं जा रही हो ना तो हम चले जाते हैं। जब वो जाने लगी ना कि हम मतलब सिखाते हैं कुकिंग लड़कियों को, उनको टीचर चाहिए थी और कि कुकिंग के लिए हमें टीचर चाहिए, तो हमारी चली गई थी शेफ़ जो थी। तो मैंने कहा कि ये जा सकती है, उन्होंने तो सीखा नहीं, तो मैंने तो ऑलरेडी इतने कोर्सेज़ किए हैं, मैं चलेगी। वो मेरे साथ खड़ी होती थी शाजिया। तो मेरी डायरेक्टर ने कहा कि सिखाता कौन है? उन्होंने कहा जी शेफ़ नूर। तो उन्होंने कहा शाजिया कि आप वैसे ही आती हैं लेकिन सिखाती वो हैं, तो आपका जो है ना लेकिन आपको हम पे नहीं करेंगे अगर आप वैसे शौकिया आना चाहती हैं, क्योंकि काम उनका है। फिर जब उन्होंने मुझे रखा, वैसे भी मैंने बेस्ट स्टूडेंट थी, मैंने अवार्ड्स वगैरह लिए थे काफ़ी, और उसके बाद जो है मैंने बहुत से कोर्सेज़ किए। और एट द सेम टाइम फैमिली और घर को साथ लेके चलती रही। जी बिल्कुल। मैं ये बात तो बताना चाह रही हूँ कि व्यूअर, ज़रूरी नहीं है कि आप 9 से 5 की नौकरी ही करें। आपका पैशन होता है, आप 100 चीज़ें और कर सकते हैं उसके साथ। बिल्कुल। मैं जैसे कब से शेफ़ नूर को कह रही हूँ कि यार अपनी केटरिंग का काम शुरू करें, या एटलीस्ट प्रोडक्ट्स ऐसे आपके होने चाहिए जो लोग आपके घर आके मिन्नत करके आपको कहते हैं कि यार फ्राइज़ खिला दें, रोल्स बना दें, ये कर दें, वो कर दें। आप एटलीस्ट अपनी बिजनेस को स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आपके बात पे ज़रूर गौर करूँगी। बिकॉज बात ये कि देखिए ना शेफ़ नूर, आपने लोगों को भी सिखाया, जिनको सिखाया उन्होंने अपनी बिजनेस शुरू कर दी। जी, इंग्लैंड में मेरी एक स्टूडेंट है, उनका रेस्टोरेंट है वहाँ पे, माशाल्लाह। हाँ, और वो जब भी आती थी मेरे से रेसिपी ले जाती थी, मुझे पे करती थी और रेसिपी ले जाती थी। तो वही तो बात है ना शेफ़ नूर, पैशन भी है। अब आपकी बैक का इशू है, आप शो पे आती हैं, आप एफर्ट करती हैं, सारा कुछ करती हैं, ये रिकग्नाइज करने वाली बात है। और
हमारे साथ पूरा ताउन करके चलती हैं। जब इंसान पैशन, अब यही क्योंकि मैं अपने काम से आई लव, मतलब मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ और मैं कहती हूँ दिल से सिखाओ। अगर आपने काम करना है, नहीं करना तो आप बोंगियाँ ना मारो, बोंगियाँ ना मारो। और वही वाली बात है ना, जब पेरेंट्स बच्चों के साथ बोंगियाँ मारते हैं, कहते तो तू ऐ कर ले। सारे एक ज़माने में मुझे याद है कि आईटी की तरफ निकले तो सारे ही आईटी की तरफ निकल गए, जब मीडिया की तरफ आए तो सारे मीडिया। भाई एक लिमिट, हर बंदा एक ही काम करेगा तो बाकी प्रोफेशंस का क्या होगा? अगर आप हर बच्चे को उसका पैशन परस्यू करने देंगे तो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। अब हसन को रोबोटिक्स का शौक है, मुझे उसका सिर पैर नहीं पता, लेकिन जो कहता है, जो जिवें कहता है उसके टीचर गाइड करते हैं, हम उसको करते रहते हैं। हाँ जी। उसके शौक के हिसाब से उसने कहा मैंने फुटबॉल खेलना है, हमने कहा चलो बेटा आ जाओ। देखो ये नहीं कह रही हूँ कि आप महंगी एक्सपेंसिव चीज़ें करें बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए, लेकिन स्कूलों में भी सिस्टम्स होता है। जी जी, 1000 तरीके होते हैं। अब हम हसन रोबोटिक्स की क्लास अपने स्कूल में आफ्टर स्कूल लेता है, अपनी खुशी से 8 साल का बच्चा। सो हर बंदे का अपना शौक और अपना पैशन होता है, अगर उनको परस्यू करने दें तो फिर वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ नूर के किचन में आपसे मुलाकात होगी। देखते हैं कि आज ये टीचर हमें क्या टीच करेगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शेफ़ नूर के किचन में हम आ गए हैं। आज आप हमारे व्यूअर्स को और मुझे क्या बनाना सिखाएंगी? आज हम बना रहे हैं जी मोरक्कन चिकन। अच्छा जी, मोरक्को की सैर करेंगे हम। जी बिल्कुल। Okay. और साथ इसके साथ हम एक सॉस बनाएंगे और साथ हम इसके साथ एक राइस सर्व करेंगे, बॉइल्ड राइस, क्योंकि गार्लिक राइस नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा गार्लिक है, तो इसलिए हम सिर्फ प्लेन राइस और उसमें हम डालेंगे ग्रीन कोरिएंडर और काली मिर्च के साथ, उसको मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे और सर्व कर देंगे और साथ एक सॉस बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी रेसिपी मुझे पहले बता दें मैं क्या कौन सा वाला काम जी करूं? आपने पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं। राइस हमारे रेडी हो जाएंगे, उनको फिर हम बॉम कर लेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल डालें इसमें ऑयल डालेंगे और फिर इसके अंदर हम ये चीज़ कोरिएंडर डालेंगे और काली मिर्च डाल के ये राइस इसमें टॉस कर लेंगे। चले मैं ये काम करती हूँ, तब तक आप हमारे साथ रेसिपी शेयर कीजिएगा। जी, पहले आप चिकन का कर लीजिएगा, उसका तरीका, और उसके बाद सॉस का तरीका। ठीक है जी। मोरक्कन चिकन लिए, चिकन का हमें मुर्ग का गोश्त चाहिए जी 2 कप, नमक हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च हमें चाहिए कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, लहसुन हमें चाहिए बिल्कुल फाइनली चॉप 2 खाने के चम्मच, हॉट सॉस चाहिए 3 खाने के चम्मच, नींबू का रस चाहिए 3 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, सैम्बल ऑलिव जो है 3 चाय के चम्मच। ये एक सॉस होती है, मिर्चों वाली सॉस होती है, अगर इसको आप रेडीमेड मार्केट में मिल जाती है, लेकिन आप बनाना भी बता दीजिए। बनाना भी बता दूंगी। बेसल फ्रेश चाहिए हमें 2 खाने के चम्मच, बेसल तुलसी अक्सर घरों में लगी भी होती है और मिल भी जाते हैं, ठीक है जी। और तेल चाहिए 2 खाने के चम्मच। और हमने सारी सॉसेस और सारे मसाले हमने डाल के बाउल में मिक्स कर लेने हैं। और हमने चिकन के जो फिले हैं, एक चिकन के फिले को हमने हाफ कट करना है और उसमें से हमने 3 फिले निकालने हैं। देखें इसका साइज़ इतना है और ये देख लें ज़रा, हमने 3 फिले इसमें देखिए रेस्टोरेंट में ना एक चीज़ जो हम करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि रेस्टोरेंट्स के अंदर तो ऑब्वियसली उनकी सर्विंग ज़्यादा होती है जी, क्योंकि वो इस तरह वो आपने कहा घरों में जब इतने बड़े बड़े पीस बना लेते हैं तो बड़ा इशू बन जाता है। जी, छोटे पीस बनाएंगे, इसको हैमर करेंगे इसको जब, तो वो ऑलरेडी जो है ना आपके वो बड़े हो जाएंगे। ये देखें हमने इसको हैमर किया ताकि ये अंदर से इसके रेशे ब्रेक हो जाएं और ये जल्दी ग्रिल हो जाए। बिल्कुल। अगर आप इसको हैमर नहीं करेंगी तो ये आपका चिकन जो है इतनी जल्दी ग्रिल नहीं होगा और बीच में से कच्चा रहेगा, ठीक है जी। इसको हमने ओवरनाइट मैरिनेट कर दिया है और इसके बाद हम अब इसको ग्रिल करेंगे। और इसकी सॉस के लिए हमें चाहिए जी तेल 2 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, करीम चाहिए हमें 1 कप, यखनी हमें चाहिए 1 कप, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, चीनी हमें 2 चाय के चम्मच, केचप हस्बे ज़रूरत, सराचा सॉस 4 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, ड्राई बेसल आधा चाय का चम्मच। और सौते वेजिटेबल और बॉइल्ड राइस के साथ इसको हम सर्व करेंगे। इसको जी हम यखनी को जो है क्रीम को एक बाउल में डाल लेंगे और यखनी को जो है वो तेज़ गरम कर लेंगे और 2-2 चम्मच डाल के उसको हम मिक्स करेंगे ताकि क्रीम हमारी फटे ना और हमारी क्रीम बिल्कुल स्मूथ उसमें मिक्स हो जाए यखनी में। उसके बाद जी हम उसमें सराचा सॉस भी डाल देंगे, हम केचप भी डाल देंगे, नींबू का रस भी डाल देंगे और ड्राई बेसल भी डाल देंगे। और उसके बाद हम इसको जो है पैन में डाल के पका लेंगे। जब थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा तो 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लेके यखनी में उसको मिक्स करके वो डाल दीजिएगा, आपकी सॉस थिक हो जाएगी जितनी आपको चाहिए। और बस फिर हमने आपके राइस भी मेरे ख्याल से डन हो गए।
काली मिर्च और डाल दें? और काली मिर्च मैंने काफ़ी डाली अच्छा, है, ठीक है। 2 स्पून डाल चुकी हूँ मैं ऑलमोस्ट उसके ठीक लिए। ठीक है जी। और इसमें अगर आप थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल दें तो वो बड़ा मज़े का उसका फ्लेवर हो जाता है, अगर आप ऐड करना चाहें तो। हाँ जी, लेकिन नहीं वैसे कह रही हूँ, हाँ, व्यूअर्स को कह रही हूँ, हाँ, वो तो ठीक हम है। लोग तो ऑब्वियसली बिकॉज चिकन का ऑलरेडी इतना फ्लेवर है, बट होता है ना कभी कभी बच्चे जो हैं वो हाँ जी, ज़्यादा चावल खा रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि इसमें तो कोई फ्लेवर ही नहीं है। ये हमारी राइस हाँ जी, क्योंकि हमारे फुल डन थे ना राइस, तो अब बस ये हमने हम हटा टॉस देते किए हैं, हमने। हाँ जी, ये हटा देते हैं। अब इधर हम सॉस के लिए आएंगे। जी, ये लीजिए जी, इधर हम इसको इधर रख इसको देते हैं। यहाँ हाँ शिफ्ट जी, कर देते हैं इसको थोड़ा आहिस्ता कर देते हैं। और चलें जी, बस इशू ना ठीक है। हाँ जी, ये आ ठीक है गया। जी। अगर आप इस टाइप का एक आला रख लेते हैं हाँ अपनी ज़िंदगी में तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आपने अगर सॉस का तरीका बताने की तरफ आना है तो जी। वो आप यहाँ पे बना सकती हैं। तब तक हमारी चिकन भी ग्रिल हो चुकी होगी। अच्छा ये क्या है? जी, ये यखनी है। यखनी है ये। ठीक ये यखनी है और क्रीम में थोड़ी थोड़ी करके हम यखनी को मिक्स करेंगे। बिल्कुल सही। देखिए ना व्यूअर्स, ये ग्रिल पैन एक हर बंदे को अपने घर में ज़रूर रखना हाँ जी, ये चाहिए। इतना महंगा भी नहीं मिलता, बहुत नहीं कम। वो हाँ मतलब जी, फ्राई पैन की कॉस्ट पे आपको मिल जाता है, क्योंकि पहले तो होता था ना कि इतना आम मिलता नहीं था। जी। ये जब चिकन की वो स्ट्रिप्स पतली पतली कटी हुई होती है ना, तो इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि वो, हाँ जी, बहुत अच्छा इसमें ना वो हो जाता है। और स्पेशली जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं या ज़रा थोड़ा सा केयरफुल हो रहे होते हैं खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। आपने अगर इस पर सॉस नहीं भी डालना तो वो चिकन इन इट सेल्फ साथ एक सौते बोल ऑफ vegetable। सैलेड, बोल ऑफ सैलेड खा हाँ लें, जी। सौते भी ना करें वेजिटेबल्स को, गुड टू गो, राइट। अच्छा जी, कहाँ पहुँचे हम सॉस डाल रहे हैं, सॉस इसमें यखनी का डाल रहे हैं तरीका थोड़ा बताती जाएं प्लीज। जी। इसमें हमने क्रीम को एक बाउल में डाला और इसमें हम गरम यखनी इसमें थोड़ी थोड़ी करके डाल रहे हैं ताकि क्रीम हमारी फटे ना, क्योंकि मैं इसमें लेमन जूस भी डालना है। तो लेमन जूस से फट नहीं जाएगा? नहीं, हम इसी ये यखनी और केचप सारी चीज़ें डाल के एंड में डालेंगे हम। बिल्कुल सही। ये देखिए ना, मैं ना इसको यहाँ लेके आ रही हूँ, हाँ, आप ठीक है। सॉस अपना आराम से वहाँ ठीक पे है। बना लीजिएगा, मेरा तो काम ही सिर्फ इसको इस थोड़ा वक्त सा फुल कर लेते हैं, मैं थोड़ा वही सा। करने हाँ में। जी। हाँ जी, सो देन आगे बताइए। बस फिर इसको हम पैन में डालेंगे और पकाएंगे सारी चीज़ें डाल के। ये लीजिए जी, हाँ ये जी। ज़रा वार्म हो जाएगा जब तक, तब तक आप अपना वो कर लें। अच्छा, अब चिकन को हमने कितना और बनाना है? चिकन अभी थोड़ा सा और कुक होगा और जूँ जूँ ये कुक होता जाएगा हम साइड पे करते जाएंगे इसको और डालते जाएंगे। नहीं तो वो यहाँ पे हम उसमें डाल देंगे। हाँ, अब ये होना नहीं। हाँ, इसको थोड़ा सा स्टीम कर लेते हैं, इसके ऊपर थोड़ा। ये देखिए, वैसे तो आपको सच बताऊं तो आपकी चिकन डन हो चुकी है। अगर हम इसको कट करके देखेंगे ना तो हमें नज़र आएगा कि हमारी चिकन जो है वो अंदर से काफ़ी हद तक कुक हो चुकी है। वेयर इज द नाइफ ये पूरी कहाँ है? हाँ जी, ये इसको अंडरस्टैंड करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आपने ये देखा, हाँ, बस 2 अंदर से मिनट के आपकी लिए। चिकन हो चुकी है कुक। इसको थोड़ी सी देर के लिए हम कुक करेंगे एंड इट विल बी डन। तो बड़ा ही क्विक तरीका है, उधर ही खड़े खड़े हम तो पता क्या करते हैं, जब इस टाइप की चीज़ बना रहे होते हैं ना तो हम उधर ही ना खड़े खड़े चीज़ें रेडी करते हैं। रेडी कर लेते हैं। अच्छा, ये सॉस आपका जी, रेडी हो गया? अभी मैंने अब इसमें डालना है। हाँ, इसको अगर 2 मिनट स्टीम के लिए दे दें, लाइए। हाँ जी, तो ये उसी स्टीम में हो जाएगा। सही। इसमें अब हमने ये डालना है, ऑयल डालना है, ऑयल 2 डालना टेबलस्पून। है। और कोई गार्लिक शार्लिक? नहीं, कुछ नहीं, कितना ऑयल? बस इनफ। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल हमने डालना है इसको कुक करने के लिए। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम शुरू में ना 4-6 पीसेस बना के टेबल पे रख देते हैं और हाँ फिर जी। फ्रेश फ्रेश बनाते रहते हैं। जी शेफ नूर, आपने मजीद कोई हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस देनी जी, है साथ ये साथ? हम साथ ही ये देखें, हम ये डाल दिया हमने ऑयल और इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च और साथ हम डाल देंगे जी अपनी यखनी मिक्सचर। चिकन की यखनी हो तो वो बेहतर आइडिया जी, होगा। चिकन की यखनी, अपनी नहीं, चिकन की यखनी। हमने आपके घर वालों को भी तो जवाब देना ना, अगर हमने अपनी आपकी शो पे यखनी निकाल दी तो क्या होगा फिर हमारा? अच्छा, ये मैं पकड़ लेती हूँ यहाँ से
व्यूअर्स देखिए, कुकिंग इज ऑल अबाउट टीम वर्क। अगर आपकी एक अच्छी टीम है घर पे, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाहर से कोई टीम पकड़ें। आई मीन हस्बैंड वाइफ हो गए, बच्चे हो गए। मैंने बड़े घर देखे हैं जहाँ पे घर के मर्द जी औरतों से बेहतर खाना बनाते हैं बिल्कुल भाई। सही कह रही हैं। मेरे मेके में बनाते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में जो है ना, मेरे जो जेठ हैं वो बनाते हैं, बाकी कोई इतना नहीं बनाता। जितना मुझे शौक है कुकिंग का, मेरी बेटी को बिल्कुल शौक नहीं है। हाँ जी, मुझे पता है, उसकी तो तक चीज़ें आप तैयार कर करके उसको भेज रही होती हैं। बट वही होता है ना, देखें अगेन पैशन की बात होती है। हर बंदे का अपना लेवल ऑफ इंटरेस्ट और शौक होता है। आप जब अगले को वो करने देते हैं जो वो एंजॉय करते हैं, तो फिर वो अपना काम बहुत बेहतर अंदाज में कर लेते हैं। जी, फोर्स नहीं करना आपने किसी को नहीं करना। मैंने कहा ठीक है, जो बेटे आपका मर्जी है। उसका इंटरेस्ट क्या है? उसका वो बिजनेस और IT। मतलब थोड़ी बिजनेस ना और IT ना करे और ताड़ा काम कर ले। देखिए हर चीज़ अपनी जगह एक ब्रिलियंस है। क्या लेकिन मैं बेहतर घर नहीं पे है कि जब वो नहीं होती कभी, तो फिर वो अपने लिए पास्ता और लजानिया वगैरह बना लेती है। साथ साथ कवर भी तो करनी थी ना बात आपने। नहीं देखिए, इतना तो बच्चे माशाल्लाह आजकल कर ही लेते हैं, और इतना आना चाहिए कि बच्चे अपना मैनेज कर सकें। जी। हर कोई आपकी लेवल का शेफ़ नहीं बन सकता, क्योंकि आप भी अगर शेफ़ हैं तो अपने पैशन की वजह से है जी ना। जी। ये देखिए, चिकन इज़ बीइंग ग्रिल्ड ऑल्सो। सेकेंड लॉट हमारा चिकन का और है, उतनी देर में सॉस तैयार हो जाएगा। यही तो मैं व्यूअर्स आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि ये बड़ा ही एक वो वाली चीज़ है कि आजकल तो आप देख रहे होंगे जिस तरह बाहर के मुल्क में ओपन किचन का कॉन्सेप्ट होता है, लोगों ने अपने घरों में ओपन किचन बना लिए हैं ताकि वो अपनी फेवरेट चीज़ें जो शौक से खाते हैं वो घर पे बना सके फैमिली के साथ। तो हम क्या करते हैं, हमारा घर में जो ओपन किचन है, इस तरह जैसे इस साइड पे मैं अपनी कुकिंग कर रही हूँ, उधर बच्चे वगैरह स्टूल के ऊपर बैठे हुए हैं, अपने लगे हुए हैं वो। अपने लगे हुए हैं। अक्सर मैं बेकिंग शेकिंग की चीज़ें नूर को पकड़ा देती हूँ, हसन को पकड़ा देती हूँ, अपनी मिक्सिंग मुक्सिंग करते रहते हैं, हम सेट रहते हैं। अच्छा, ये जो लोग मतलब डाइट के लिए मतलब करना चाह रहे हैं, तो ये उसके साथ ये सौते वेजिटेबल सॉस मत डालें, चिकन के साथ ये वेजिटेबल रखें या सैलड फ्रेश रखें, और ये उनका फुल मील हो गया। बिल्कुल। और ये देखिए ना, यू डोंट नीड टू डू वेरी मच मोर देन दिस। आपकी सॉटेड वेजिटेबल्स हो गई, आपकी ग्रिल्ड चिकन हो गई, सॉस बेशक डाल लें, हाँ। क्या मसला है? थोड़ी सी डाल लें, कुछ भी इतने उसमें वो नहीं है। इतना सॉस डाल दें कि हाँ आपका जी। वो जायका हो जाए। राइस को स्किप कर दें, यू नो, हजार ऑप्शंस होते हैं शेफ नूर, अगर इंसान इंटरेस्टेड हो उनको आगे जी, pursue खाना करने में। जो है ना, खाने के लिए आपका जो है ना इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी खाना अच्छा बनता है, अदरवाइज नहीं अच्छा बनता। बिल्कुल सही। मेरी जुठानी है 4th नंबर वाली, और मैं मतलब जब से मेरी शादी हुई है उन्होंने मुझसे सीखा है। पहले उनका खाने का कोई टेस्ट नहीं था, वो जब भी ईद पे इकट्ठे होते थे वो कॉपी पेंसिल लेके ना, तो वो मुझसे पूछती रहती जान थी। देखो ना, हर बंदे का अपना कोई इंटरेस्ट और शौक होता है, राइट? अब आप इसमें बहुत अच्छी हैं, आई एम श्योर आपकी जेठानी किसी और काम में बहुत अच्छी वो होगी। ये है कि हाफ़िज़े कुरान है और वो दीन के लिए बहुत काम कर रही है। सो दिस इज व्हाट आई मीन। सो ये बातें मैटर करती है ना, यही तो मैं लेकिन वो कहती है कि कुकिंग आपकी सबसे ज़्यादा। मैंने देखो कहा ना, नहीं। क्योंकि आपका ये पैशन है, हाँ जी। वो अपनी चीज़ों के बारे में पैशनेट है। हर बंदा अगर एक दूसरे की सपोर्ट करे अपने पैशन के को पसू करने में, ना कि हम एक दूसरे की टांगे खींचें, तो एज अ नेशन हम लोग बड़े कामयाब हो सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। खैर, यहाँ पे सॉस आप देख रहे हैं, इट्स रेडी। चिकन बाकी की ग्रिल हो रही है, राइस भी तैयार कर दी है, बस अब फाइनल असेंबलिंग जो है जी। उसकी तरफ हम जाएंगे इन अ फ्यू मिनट्स। व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी हैं, एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी रिटायर्ड, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान चाइना जॉइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। हमारे साथ हैं नज़ीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम सर। सबसे पहले तो सर, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, जी पहले समझ तो लेके क्या है। क्या है, बिल्कुल हाइब्रिड वॉरफेयर क्या चीज़ है? आपने पहले तो बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। आपने हॉट वॉर, सबको पता है क्या चीज़ होती है, जिसे प्योर वॉर कहते हैं। वॉर, हाँ जी। जंग जो है, जब कोई सोसाइटी कोई कंट्री इस पोजीशन में ना हो कि वो हॉट वॉर कर सके, ठीक है। ये लफ्ज़ इम्पॉर्टेंट है हॉट वॉर का, कि वो जंग ना करने की हालत में हो, वो फिर क्या करता है, वो फिर एक हाइब्रिड सिचुएशन क्रिएट करता है,
जिसमें जंग करने के मुख्तलिफ जो तरीके हैं उनको इकट्ठा करता है, चालाकियां। और वो हॉट वार से नीचे का लेवल है, ठीक है, हाइब्रिड। उसको फिर हाइब्रिड हो गया, मैंने मिक्स्ड हो गया ये। हाँ, जिस तरह गाड़ी होती है पेट्रोल और इलेक्ट्रिक, उसी तरह ये एक हाइब्रिड तरीका हो गया कि कुछ वो बन गया। और तरीकों से ऑब्जेक्टिव फिर भी वॉर ही है। मकसद होता है अपने अपोजिट को जेर करना, अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। वॉर फॉर द सेक ऑफ किलिंग नहीं होती, वॉर के पीछे कोई फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, तो देखा जाए वॉर जो है वो पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है, बाय अदर मीन्स बाय वायलेंट मीन्स। तो हाइब्रिड वॉरफेयर में फिर जो वॉर के और एलिमेंट्स हैं, जिसमें डिसइंफॉर्मेशन है, जिसमें प्रोपेगेंडा है, जिसमें नफ्सियाती एक किस्म की स्ट्रगल होती है। आप ये 3-4 चीज़ों को मिला लें तो हम ये समझेंगे कि ये हाइब्रिड वॉरफेयर हो रही है। सर जी, साइबर रेडिकलाइजेशन क्या है? साइबर क्योंकि ये हम रेडिकलाइजेशन नाम सुन रहे हैं आजकल, जी, बार-बार सुन लेकिन रहे हैं। क्योंकि अंग्रेजी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, नहीं है। तो हमारे व्यूअर्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए ना कि अगर हम इस पे बात करेंगे तो ये है क्या। तो साइबर रेडिकलाइजेशन, जी बिल्कुल आसान है। आजकल दौर किसका है? सोशल मीडिया का। आजकल डिजिटल दौर दुनिया। किसका है? मीडिया का दौर है। आजकल दौर किसका है? टेक्नोलॉजी का है। आजकल दौर किसका है? डिजिटाइजेशन का है। तो साइबर वॉरफेयर या डिजिटल वॉरफेयर या डिजिटल रेडिकलाइजेशन या साइबर रेडिकलाइजेशन, ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं एक ही पर्पस के लिए हैं कि आपको वो रेडिकलाइज करते हैं बाय टेक्नोलॉजी। पहले शुरू में जो आम बात किया करते थे लोग, वो साइबर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। साइबर से मुराद है कि इंटरनेट के थ्रू जो टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। अब इंटरनेट तो एक मीडियम है। अब उस पर अगर आप ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और सोशल मीडिया की डिवाइसेस हैं, उनके थ्रू जब मैं आपका जहन मुतासर करूँगा अपने लिहाज से, अपने पर्पज़ के लिए, वो साइबर रेडिकलाइजेशन होगी। आपका जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे हट के मैं आपको एक पुरतशद्दुद आइडियोलॉजी फीड कर रहा हूँ, और आपको एहसास भी नहीं हो रहा कि ये हो रहा है। और चूंकि वो चारों तरफ हो रहा है। गेम तो नफ्सियात की है ना। बिल्कुल। आपको नफ्सियाती, क्योंकि अगर वो आपसे आपके हाथों से कोई गलत काम नहीं करवा पा रहे बोल के, तो वो आपके दिमाग में, जैसे कि अक्सर लोग इस डिवाइस को सोचते हैं बिल्कुल। कि ये हमारी एंटरटेनमेंट की डिवाइस है, सारा कुछ है। ये हमें ब्रेन वॉश करने की डिवाइस है। क्योंकि सर सोचने की बात है, जब हम इसके अंदर डालते हैं कोई भी चीज़, आप एक कोई रील देख लेते हैं एक सब्जेक्ट पे, वो आपको 10 और रीलें दिखाएगी। फिर आपके सामने इश्तिहार भी उसी चीज़ के आएंगे जिस किस्म की चीज़ आप ढूंढ रहे थे। तो कभी कभी लगता है कि ये हमें हमारे मियाँ या बीवी से बेहतर जानता है। देखें, इसको आप यूँ कहें कि एक इकोसिस्टम डेवलप कर देते हैं। वो इकोसिस्टम से मुराद है कि आपकी जो इश्तिहार हैं वो भी उसी किस्म के हैं, आपकी जो इन्फो आ रही है वो भी उसी किस्म की है, वो आपके जो बाकी दोस्त अहबाब हैं वो भी वही बातें कर रहे हैं, आपका टीवी भी वही बातें कर रहा है। तो आपने एक इकोसिस्टम बना दिया, माना माहौल बना दिया। तो इसका काम साइबर रेडिकलाइजेशन के लिए ये ज़रूरी है एक माहौल बनाया जाए। सर जैसे कि कहा जाता है ना कि जिनके घरों में हाँ। किताबें पढ़ी जाती हैं, तालीम का माहौल होता है, तो सारे ही उस तरफ कायल होते हैं, माइल होते हैं, सॉरी। तो उसी तरह अगर आप नेगेटिविटी का माहौल सब में क्रिएट करेंगे तो निकलेगी भी नेगेटिविटी। तो इसका असर, साइबर रेडिकलाइजेशन का असर हमारे नौजवानों पे क्या है? नौजवानों पे इस तरह है कि नौजवानों ने ये समझ लिया है कि ये जो डिवाइस है ये ऑल इन वन है। इसमें हमारे लिए तालीम भी है, इसमें हमारे लिए इन्फो भी है, इसमें हमारे लिए एंटरटेनमेंट भी है, इसमें हमारे लिए जो कुछ और हम तलाश करना चाहते हैं, विजुअल्स हैं या ऑडियोज़ हैं, वो सारा कुछ है। अब आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब ये टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब इसको आप इस्तेमाल करते हो, जो भी आप करना चाहते हो,
तो लिहाजा आपके एडवर्टीजमेंट में भी ये एम्बेडेड सर है। एआई को देखें, हाँ। अब तो अगर कोई इंसान इनकार करता है कि मैंने ये बात नहीं कहनी, हाँ। तो वो एआई से एक मुकम्मल इंसान बना के उससे बातें करवा देते हैं। आपको लगता है कि आपका कि कोई खातून कह रही है, असल में वो एक एआई की चीज़ है, आर्टिफिशियल मुमकिन इंटेलिजेंस। है अगली दफ़ा जब आप मुझे इंटरव्यू करें तो आपकी जगह पे कि एक एआई की फिगर बैठी हो और देखने वालों को पता भी नहीं चलेगा कि ये होस्ट बैठी हैं या एआई का अक्स बैठा हुआ है। सर आप क्यों होस्ट का ब्रोस्ट बनाना चाह रहे हैं और नौकरी से हमें निकलवाना चाह। बट मैं उस दिन एक फैशन शो देख रही थी, जो एक बहुत बड़ी टेलीकॉम की कंपनी ने एक फैशन शो बनाया। सही है। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये कौन सी मॉडल है, ये कौन सी मॉडल है, ये कौन सी तो मॉडल मेरे है? साथ बंदा खड़ा हुआ हंस रहा था, कहते हैं इसके बाद अनाउंसमेंट सुनिएगा। सर 15 मॉडल्स थी, वो 15 की 15 एआई थी, वो असल खवातीन नहीं थी। वो जो हमने ऑन स्क्रीन देखा वो फैशन शो असल में कंप्यूटर पे बनाया गया। कंप्यूटर पे बनाया गया था। अब एक और स्टेज आने वाली है, वो स्टेज है इस वक्त तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें डाटा फीड होता है, ओके, जो कि डाटा ही बेस होता है। माना हमारी सोसाइटी है, हम क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, क्या सोचते हैं, हमारा सोच का धारा क्या है, हमारा पड़ोसियों के बारे में क्या ख्यालात हैं। अब ये चीज़ें हो गई। अब एक स्टेज और अगली स्टेज आएगी, उसको कहते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी से मुराद है कि जो आप सोचते हैं आपकी जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो एग्जैक्टली आपकी तरह सोचेगा। उसका मकसद होगा कि उसकी कॉन्शियसनेस होगी। सर वो ज़माना तो नहीं आ जाएगा जो हम कोई 10-15 साल पहले फिल्मों में देखते थे, फिल्मों में देखते कि थे। वो सारी दुनिया को रोबोट्स ने टेक ओवर कर लिया। अब तो वो रोबोट्स भी नहीं लगेंगे, वो तो असल इंसान लगेंगे। इसी को सिंगुलैरिटी कहते हैं। सर रोक दें, इसको रुकवा दें। अब इसकी ज़रूरी है कि देखें, कोई भी वॉलंटरली जो रोकेगा नहीं इसको। ये चूँकि मौका हम आवाम से सर बात इसका कर रहे हैं, फायदा फिर क्या है, मुझे तो नुकसान ही मैं नजर अर्ज़ आ रहे करता हैं। हूँ। देखें, इस वक्त हम चूँकि आपकी ऑडियंस से बात कर रहे हैं, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये भी ज़रूरी है कि आप सिर्फ उसको निगलेक्ट ना करें, उसको निगेट ना करें, आप उसकी एक्सपर्टीज़ डेवलप करें। ये ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी में हमारा 64% जो पॉपुलेशन है वो 30 ईयर से कम है, यूथ, लड़के लड़कियां यूथ। नौजवान। अब ये इम्पेरेटिव है, ज़रूरी है हुकूमत के लिए, सोसाइटी के लिए, यूनिवर्सिटी और मीडिया के लिए भी, कि वो आवाम को एजुकेट करे कि ये आने वाला है जिसका जिक्र आप और मैं कर रहे हैं। इसके लिए बंद बांधना एक नंबर 1। नंबर 2, इसको इस्तेमाल करना, जिसकी बात आज हम करने बैठे हैं। चले सर, फिर मुझे बताएं इसका राइट यूज क्या है और रॉन्ग यूज क्या है। सबसे पहले राइट की बात करते हैं, सही इस्तेमाल क्या होगा इसका? इसका जो सही इस्तेमाल ये है कि ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, कारकर्दगी। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है। जिस तरह पहले हाथ से काम करते थे, फिर स्टीम इंजन आ गया, फिर कंप्यूटर आ गया, अब कंप्यूटर ने आपका काम आसान कर दिया। ऐसे ही हुआ, अब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप गूगल पे जाते हो, सर्च कर लेते हो, बजाय कि आप लाइब्रेरी की किताबें उठा के पढ़ें। अब अगला स्टेज जो आएगा, आप सिर्फ ये कहोगे कि एआई नज़ीर हुसैन के बारे में ये मुझे बताएं कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। अब वो ये सारा कुछ जो बेस्ड है ये डाटा के अंदर है। डाटा अगर एआई ने मुझे बता दिया कि आप मुझे नालायक समझते हैं, तो हमारी तो सलाम दुआ ही खत्म हो जाएगी। होता भी ऐसे ही है, हाय, बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो अगर आपको फीड करेगा, इसके ऊपर एक और चीज़ जहन में रखें, वो ये होगा, उसको कहते हैं एआई एथिक्स। अब एआई एथिक्स के ऊपर भी एजुकेशन होना चाहिए। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जब वो एल्गोरिथम बनाएं, क्योंकि ये तो इंसान तो नहीं, जान नहीं है उसके अंदर, जो हम बनाते हैं उसको एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम। वो जो एल्गोरिथम बनाया जाता है, अगर आप उसके अंदर शुरू से बायस डाल देंगे, बायस से मुराद ये है कि इसको नहीं लेना, इसको लेना है। मिसाल तौर पे यूरोप में कम है, अमेरिका में है। सर पहले तो बायस इंसानों के खिलाफ होता था। आई एम हाँ। सॉरी, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंगर, सारे लोग मीडिया की बात कर रहे ऐसे थे ना, क्योंकि करते वो थे। मेरी फील्ड है, मीडिया के लोगों को देखते थे तो सारे गोरे होते थे। बिल्कुल। फिर जब ब्लैक कम्युनिटी बोलना शुरू हुई तो आपने ब्लैक्स देखना शुरू कर दिए टीवीज़ में, एड्स में वगैरह। उसके बाद फिर कुछ हद तक उन्होंने एशियन कंट्रीज़ को टच किया। आज भी सबसे लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर
पाकिस्तानी और इंडियन होते हैं, अब क्योंकि एक लोग बायस है। इसीलिए कहते हैं एथिक्स पढ़ना भी जरूरी है। और यही हाइब्रिड वॉरफेयर का एक और तरीका और है। element। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे सर। हाँ, ठीक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे और ये भी जानेंगे कि आपने इतना खूबसूरत जो ताल्लुक चाइना के साथ क्रिएट किया है, डायनामिक क्रिएट किया है और ऑल्सो प्रेजेंट, मैं जानना चाहूँगी कि वहाँ पे किन चीज़ों पे वर्किंग हो रही हैं, क्योंकि चाइना बहुत आगे है। अगर पाकिस्तान और चाइना ज़रा करीब हो जाते हैं टेक्नोलॉजी के लेवल पे तो कलेक्टिवली हम सुपर पावर बन सकते हैं। चाइना तो हब है। हब है। तो ब्रेक के बाद इस अब पे उसकी बातें करते हम हैं। बातें करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। नसीर हुसैन साहब हमारे साथ हैं। तो सर, हमारा जैसा मुल्क क्या करे? हमारे खिलाफ तो बहुत बायसेस है जो एल्गोरिदम्स में भी डाले गए हैं, लोगों के दिमागों में भी डाले गए हैं। कभी किसी अमेरिका के गांव देहात में जाके बात करें तो वो हम लोगों को बड़ा बुरा समझते हैं। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, अब ऐसा है कि इस वक्त जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये किसी सेंट्रल लोकेशन से मैनेज नहीं हो रही। इंटरनेट का ग्लोबल नेटवर्क है। सर, लोग कहते हैं अमेरिका कर रहा है हैंडल सारा। ज़ाहिर है चूँकि कंपनीज वहाँ पर हैं। अच्छा। आप गूगल वहाँ पर है, आपका एप्पल वहाँ पर है, आपके और भी जो बड़े सर्च इंजन्स हैं वो वहीं पर हैं। तो सर, कंट्रोल तो डेटा अमेरिका के पास वहीं ही पर हुआ जाता ना? है। अब उसकी तरफ बात ये आ रही है कि अब हमें भी अपनी कैपेसिटी दो लिहाज से बनानी होगी। एक तो हम खुद ओरिजिनली इस चीज़ को प्रोड्यूस करें, लेकिन उससे पहले इसको समझें। समझने के लिए भी अपने आप को ट्रेन करना होगा, अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी। कहाँ से और किधर से? ये बहुत अच्छा सवाल किया। क्योंकि सर देखिए, हमने आज प्रोग्राम का आगाज किया करियर के बारे में सही कि है। खुदा का वास्ता है बच्चों को वो करने दें जो वो करना चाहते हैं। वो करना चाहते हैं। अब अगर किसी का रुझान है इस तरफ, इस डिजिटल दुनिया की तरफ, जो 90% बच्चों का है, तो वो उसको पॉजिटिवली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिस चीज़ की आप बात करें? उसके लिए देख कहाँ पे जाएं? जो सबसे बड़ा इंसेंटिव इंसान के लिए होता है वो इकोनॉमिक्स है। हाँ जी। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्नीशियंस होंगे, जो इंजीनियर्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे, इनकी, हम आम ज़ुबान में बात करते हैं, इनकी जो इनकम होगी वो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई किसी और से 100 दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा ज़्यादा होगी। तो आपके फ्यूचर इसके अंदर है। पाकिस्तान 64% लोग 30 ईयर से कम हैं। ये हमारा इकोनॉमिक एसेट है। ये हमारा इकोनॉमिक एसेट बन सकता है अगर हम अपने यूथ को ये जो फील्ड्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, इस किस्म की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी दुनिया में ज़रूरत है इस वक्त। आपका पूरा का पूरा यूरोप जो है वहाँ डेमोग्राफी गिर रही है, कोलैप्स हो रही है। अमेरिका में बेतहाशा डिमांड है हाईली क्वालिफाइड, टेक्निकली क्वालिफाइड, ट्रेंड AI एक्सपर्ट्स की, क्वांटम कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स की। तो अब हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक मैकेनिक पैदा करें, वो पैदा करें। हम क्या पैदा करें और हम क्या सिखाएं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा नंबर से। देखिए, हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो आप कह रहे हैं 60 to 70% के बीच की जो पॉपुलेशन है 30 साल से कम उम्र की, सही है सर जी, नौकरियां नहीं है। तो अगर उन्होंने ये तालीम हासिल करनी है और अगर उनको बाहर से ही ये तालीम मिलेगी तो वो बेचारे क्या करेंगे? तो पाकिस्तान में हम क्या फैसिलिटीज इसका लेट्स टॉक स्ट्रेट टू द पॉइंट। पाकिस्तान एक अगले 20 साल का प्लान बनाए कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये कैपेसिटी क्रिएट करनी है अपने लिए। उसके लिए बुनियादी चीज़ क्या चाहिए? आपको इंस्टीट्यूशंस चाहिए। अगर आप ये कहें कि यूनिवर्सिटियाँ खुद कर लेंगी, नहीं कर पाएंगी। आपको स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे और उनको चलाने के लिए आपको बाहर जो पाकिस्तानी बैठे हैं वो भी मिल जाएंगे। और आपको चाइना, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे चाइना करीब है। अब चाइना इस वक्त दुनिया का मेरे ख्याल में अमेरिका के करीब है भी है और किसी सूरत में आगे भी जा चुका है और उन्होंने ऑफ़र भी किया है। तो आप, मेरी ये इन अवे गुजारिश भी होगी कि हम चाइना की एक्सपर्टीज़ से, चाइना की ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं, अपने यहाँ इंस्टीट्यूशंस बनाएं और फिर लेबॉर्ट्रीज़ बनाएं। ये वो नहीं है कि क्लासरूम में हो जाएगा, आप लेबॉर्ट्रीज़ बनाएं। देखिए, ऑन ग्राउंड हाथ से जो चीज़ बंदा सीखता है जी हाँ। उसमें और सिर्फ किताबें पढ़ने में, आपको पता है, जैसे प्रैक्टिकल होता है और फिर एक आपकी
किताबी थियरी Exactly. होती है, तो आपको लेबॉर्ट्रीज दोनों बनाएं, जब लेबॉर्ट्रीज बनाएंगे और फिर आपको ये भी पता होगा कि आपने किस किस्म का एआई एक्सपर्ट चाहिए। एग्रीकल्चर की एप्लीकेशन है, हेल्थ की एप्लीकेशन है, एजुकेशन की एप्लीकेशन है, सोशल सेक्टर की एप्लीकेशन है। तो आपको हज़ारों एरियाज़ में आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए जो प्रोड्यूस होंगे आपके इंस्टीट्यूशंस के अंदर। अब यहाँ पर एक गलतफहमी है कि ये तो प्राइवेट सेक्टर कर लेगा। नो, प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सर पाएगा। प्राइवेट सेक्टर के ही ऐड की मैंने आपसे बात की, जो पूरा फैशन शो बना हुआ था एआई में। हाँ। जब मैंने पूछा कि ये किधर से आपने बनवाया है, हाँ। तो बहुत दुख के साथ मुझे आपके साथ ये शेयर करना पड़ रहा है कि वो पाकिस्तान में नहीं बना था, देखें, वो उन्होंने बाहर से बनवाया। बाहर से बनवाया था। अब हमें चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस बनाए और उसके अंदर फिर 10-20 साल का प्लान हो कि हम आइंदा फॉर एग्ज़ाम्पल 20 सालों में 20 लाख पाकिस्तानियों को ट्रेन करेंगे। ये जो एआई की मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हैं और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। हम बातें कर रहे थे लेकिन सर- क्वांटम कंप्यूटर की। अब क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ये ब्रांड न्यू फील्ड है। बिल्कुल। इसके लिए कोई भी प्राइवेट सेक्टर कितना बड़ा बैंक हो, एक वक्त में क्वांटम फिजिक्स हुआ करती थी, लेकिन ये तो उससे भी आगे की चीज ये है। उसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हाँ जी। अब उसको करेंगे आप। अभी आपको देखा आपने डीप सीक एक छोटा सा उन्होंने एआई का डेवलप किया। अमेरिका में एक दिन में $1 ट्रिलियन उनकी जो है स्टॉक एक्सचेंज है वो नीचे गिर गई। इसकी आप इम्पोर्टेंस देखें। अगर हम भी अपनी पौध को, लड़के लड़कियों को इस पे लगाएं, ये जो हमने पहले बात की है कि हाइब्रिड वॉरफेयर, ये खुद ही ख़त्म हो जाएगी। क्यों कि हमें पता होगा कि ये निशाना, मैं निशाना हूँ, मैं निशाना किस तरह हूँ, मैंने तोड़ कैसे निकालना है, इसका फ़ायदा नुकसान क्या होगा। यही चीज़ है जो पब्लिक एजुकेशन कहलाती है। लेकिन सर आपके ख्याल से इस मिशन में मीडिया प्रोफेशनल्स, पॉलिसी मेकर्स, एजुकेटर्स, देखें हम ये गुफ्तगू आज कर रहे हैं, मैं ऑलमोस्ट गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि किसी और मॉर्निंग शो पे ये गुफ्तगू नहीं हुई। ऑलमोस्ट गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ। हाँ, शायद करंट अफेयर्स के शोज़ में बात हुई हो, अदरवाइज हुई हो। जब तक हम ये बातें करेंगे नहीं, लोगों को कैसे पता चलेगा? हम बात करते हैं डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, शेफ बन जाओ, एक्टर बन जाओ, मॉडल बन जाओ। हम ये नहीं बात करते कि चेंज मेकर वो बनो। आज आप चेंज मेकर का रोल अदा कर रही हैं। आज आप एक अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं सोसाइटी के अंदर। और कि ये प्रोग्राम सिर्फ एक ना हो, ये प्रोग्राम हर 15 दिन के बाद इसके मुख्तलिफ एंगल्स पे, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर बातें हों, ताकि एक माहौल डेवलप हो। देखें, गवर्नमेंट को भी पॉलिसी बनाने के लिए एक इकोसिस्टम चाहिए होता है, और सबसे बेस्ट व्हीकल कौन है? वो मीडिया है। अब अगर सब घर में ये बात जाएगी आपके थ्रू कि अगर आपका बच्चा और बच्ची एआई में एक्सपर्टीज़ डेवलप करते हैं तो उनको इकोनॉमिक ये फ़ायदा होगा, मुल्क को ये फ़ायदा होगा, फ्यूचर का ये इस्तेमाल होगा, इस बुराई, इस नुकसान से हम बच पाएंगे। अब हिंदुस्तान है, वो क्या करता है, आपके यहाँ एक छोटा सा इवेंट होता है, आपका एक आदमी उस इवेंट को क्रिएट करता है, आपसे मेरी मुराद है आपका दुश्मन जो होता है, आप उसको पूरे का पूरा इंडिया और जो आपका एडवर्सरीज हैं वो पिक करते हैं, पिक करके उसको इतना फैलाते हैं कि वो ऐसा लगता है कि ये सही हो गया है। और उसमें से मुझे कुछ लोगों ने शेयर किया है कि ये जो लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं, जो साइबर रेडिकलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें कम से कम 35% BOTs हैं, बॉट्स होते हैं, Bots वो मशीन होते नहीं हैं। काम करती है, वो तो लोग उसके लिए भी खरीद लेते हैं, अपने इंस्टाग्राम के लिए, अपने इस फेसबुक काम के लिए करते हैं। हाँ तो जी। ये पता होना चाहिए उस चीज़ को। तो आपने चाइना की बात की, मैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, हम अवेलेबल हैं कि चाइना से किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी अदारे को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी AI इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, AI इंस्ट्रक्शंस के लिए, ये प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल होगा, और उम्मीद है आपका प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल होगा आइंदा भी, ताकि हम आवाम तक अपनी बात पहुंचा सकें। सर वेयर डू यू, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि हम क्या कोई आप ऐसी चीज़ पे वर्किंग कर रहे हैं जहाँ पे हम फॉर एग्जांपल अपने स्टूडेंट्स को एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे चाइना भेज सके? क्योंकि देखिए ना, चाइना तो इसमें लीडर है, हाँ, और पाकिस्तान भी चाइना की तरफ देख रहा है देख रहे हैं। कि, और चाइना ने हमारा बहुत साथ दिया है, भरपूर साथ दिया है। अगर हम कहें कि हमारे सबसे बड़े और सबसे प्यारे दोस्त हैं तो ये बात गलत नहीं होगी, एज नेबर्स।
तो मुझे ये बताएं कि उनके साथ हम क्या कोलैबोरेशंस कर सकते हैं मैं अर्ज करता एजुकेशन हूँ- के पॉइंट ऑफ मैं व्यू अर्ज से, करता हूँ, चाइना के साथ दो किस्म की सूरत हाल है। क्योंकि आप तो डायरेक्ट उनके जी साथ मैं करें। बताता हूँ, दो किस्म की है। एक ये है कि चाइना नेबर है, ठीक है, हम उनके साथ पहाड़ों से ऊंची दोस्ती है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन इस वक्त एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन है जिसको हमने CPEC के नाम दिया हुआ है। बिल्कुल, एक नंबर 1। और CPEC जो है वो चाइना के BRI का हिस्सा है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। बिल्कुल सही। अब बेल्ट रोड इनिशिएटिव की जो फिलॉसफी है वो ये है कि प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। सही। ये उससे मुख्तलिफ है जो कि वेस्टर्न फिलॉसफी है कि मैं डोमिनेट करूं, मैं सुपर पावर हो जाऊं, मैं हेजेमोन हो जाऊं, मेरे पास सारी टेक्नोलॉजी भी हो और इकोनॉमिक पावर भी हो और दुनिया की मादनियात भी मेरे पास हों। अगर आप सवाल पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आजकल क्या हो रहा है। तो लेकिन चाइना की जो फिलॉसफी है कि प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल एंड नंबर 2 पीसफुल राइज। और सर सबसे बड़ी बात जो है जो Peaceful rise. जो चाइना समझ चुका है, जो अगर बाकी दुनिया भी समझ जाए तो कितनी अच्छी बात होगी कि अब कोई भी मुल्क इंडिपेंडेंट नहीं है, हम सारे इंटरकनेक्टेड हैं। अगर कोई प्रॉब्लम अफ्रीका में होगी वो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को पाकिस्तान या में भी आएगी। किसी और कोने को अफेक्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे ही। जब तक हम सब ऐसे कोहिसिवली नहीं चलेंगे आगे। मुझे याद है कि मैं जब कनाडा में थी तो हम बात करते थे कि हम सब एक कल्चरल मोज़ेक में रह रहे हैं। बात उससे बहुत आगे जा चुकी है, हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। पाकिस्तानियों को, अमेरिकनों को भी टेंशन लेनी है, हम सब मिल के चलेंगे तो तब ही ये दुनिया सर्वाइव कर सकती है। इस वक्त जो CPEC को कंस्ट्रेंट है, जो उसके दरमियान बैरियर आ रहा है, वो ये आ रहा है कि क्योंकि जितने भी रास्ते सेंट्रल एशिया को जाने हैं वो रास्ते अफ़गानिस्तान के थ्रू जाने हैं। बिल्कुल। और ये आज से नहीं है, हमेशा से है। हमेशा से। अफ़गानिस्तान एक ट्रांजिट रूट भी रहा है, बिल्कुल। आर्मीज जाती भी रही हैं और आती भी रही हैं, बिल्कुल। कल्चर्स आते भी रहे हैं और जाते भी रहे हैं। सही। हमारा आपका कल्चर, क्विज़न, DNA, ये बिल्कुल। सारे का सारा ये ट्रांजिट है। अब सिल्क रोड जिसको कहते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये शिकार हो गई है जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर की। सही। अब ये हमें मेरे ख्याल में कोई इसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान इस्तेमाल करता है उन कंट्रीज़ को जिनके हमारे साथ किसी भी किस्म की कोई डिफरेंसेस हैं और उसको फिर इन्हांस करते हैं अपने फिर उसको enhance करते हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर से। फिर उसको कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर होगी। ठीक है। अब हाइब्रिड वॉरफेयर में सबसे बड़ी चीज़ ये है जो कि मीडिया एज ए मीडियम ट्रांसमिट करता है। बिल्कुल। इसके लिए मैं अर्ज़ कर दूं, होना एक जहाँ हम AI की बातें करते हैं वहाँ पर यह भी हो कि लोगों को, बच्चों को ये बताएं कि मीडिया लिटरेसी क्या चीज़ है, कि मीडिया भी एक प्रोडक्ट है। मीडिया प्रोडक्ट है एक, जिस तरह खाना पीना पानी मशरूब एक प्रोडक्ट है, तो जो इन्फॉर्मेशन है ये भी प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है आपने। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम आपको तकलीफ देंगे तो मजीद आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अजीर साहब। आज आपने हमारी नॉलेज में इजाफा भी किया और हमें बहुत सी नई चीज़ों के बारे में सोचने के लिए दिया। तो अल्लाह करे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं थोड़ा सा इस तरफ मोटिवेट हों कि AI मतलब ये जो सारी चीज़ें आपने, क्वांटम कंप्यूटर, इन सब चीज़ों की तरफ हम अपने यूथ को थोड़ा सा माइल भी लेके करें, चलें। कन्विंस भी करें। एंड ऑफ कोर्स नेचुरली जो बच्चे इस तरफ इंक्लाइंड है उनके लिए तो ये एक बेहतरीन एवेन्यू है। देखिए व्यूअर्स, दुनिया अब AI, टेक्नोलॉजी, सिंगुलर, ये सब बातें जो सर ने की उसकी तरफ जा रही है। आप नहीं साथ लगेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है कि सब मिल के आगे बढ़े। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया, बहुत मेहरबानी आपकी। व्यूअर्स, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया करियर काउंसलिंग से, क्योंकि हमने इनवाइट कुछ ऐसे अमेजिंग लोग अपने प्रोग्राम में किए हैं जिन्होंने एक ऐसी फील्ड को अपना करियर बनाया जो मुश्किल भी बहुत है, कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत है, फिज़िकली एग्जॉस्टिंग भी है,
जहनी तौर पे भी आपको एग्जॉस्ट करती है और नफसियाती तौर पे भी आपको बड़े डिफरेंट तरीक़ों से इफ़ेक्ट करती है। सो आप सोच रहे हैं मैं डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ, डॉक्टर्स के लगभग ही होते हैं ये लोग। आज हम बात करेंगे अबाउट एविएशन एज अ करियर। एविएशन के ज़ुमरे में क्या आता है अभी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मिलते हैं आज के बहुत ही प्यारे प्यारे गेस्ट से। कैप्टन मोहम्मद ज़मान चीमा हमारे साथ हैं, चीफ पायलट। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब। वालेकुम अस्सलाम। देन वी हैव विद अस द लवली फरियाल रहमान। खुद तो पायलट हैं सो हैं, लेकिन फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फरियाल। वालेकुम अस्सलाम। एंड देन वी हैव विद अस, इनसे जब मुलाकात हुई तो मैंने कहा शायद स्टूडेंट हैं, लेकिन माशाल्लाह से हम तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हैं। वी हैव अरूज इकराम विद अस। अस्सलाम वालेकुम अरूज। वालेकुम अस्सलाम। सो सबसे पहले सर आपसे बात का आगाज़ करते हैं, क्योंकि आज ज़रा ख़वातीन का प्रेशर ज़्यादा हो गया है, एक मर्द 4 ख़वातीन सेट पे, तो मैंने कहा आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं। सर एविएशन की जब हम बात करते हैं तो लोगों के जहन में आता है पायलट। बेसिकली एविएशन एज अ करियर, इसके ज़ुमरे में क्या क्या आता है सर? देखिए, एविएशन जो है ये बड़ा एक वास्ट किस्म का सब्जेक्ट है और वास्ट किस्म की फील्ड है। अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बेसिकली हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है फ्लाइंग यूनिट जिसमें पायलट हैं, दूसरा है एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग जिसमें इंजीनियर हैं जो जहाज़ को मेंटेन करते हैं, हमारी शहजादी जो वहाँ पे बैठी जी बिल्कुल, और तीसरा है एविएशन मैनेजमेंट जो मैनेज करते हैं हर फ्लाइट को। एयरपोर्ट के ऊपर वो लोग जो ग्राउंड हैंडलिंग या एयरक्राफ्ट की प्लानिंग करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है। तो बेसिकली ये 3 जो डिपार्टमेंट हैं एविएशन के, फ्लाइंग, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट। अमेजिंग। यस। ओके, देखिए हम तो बार बार कह रहे हैं अपने पैशन को प्रोफेशन बनाओ, पता नहीं अब आप लोग क्या कहने वाले हैं, लेकिन चले एक रिस्क ले लेते और पूछ लेते। फरियाल जी, इस तरफ रुझान कैसे हुआ? पायलट की ज़िंदगी, इवन जो आपके एयरक्राफ्ट पे क्रू होता है, ऑल ऑफ दोज पीपल, बड़ी टफ लाइफ होती है, बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी होती है, ना दिन का होश ना रात का होश, कभी कभी बैक टू बैक फ़्लाइट्स, कभी कभी मतलब लोग तो कहते हैं कि पायलट बन जाओ तो अपनी पूरी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर लो। तो आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ एंड देन हाउ डिड यू गेट इनटू दिस लाइन? एक्चुअली मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो एरोनॉटिकल इंजीनियर थे और मेरे घर में सारे के सारे लोग ही, ऑलमोस्ट मेरे सारे बहन भाई एविएशन से किसी ना किसी तरह जुड़े रहे हैं, तो मुझे भी शौक था, तो इसीलिए मैं भी इस फील्ड में आ गई। क्या फैमिली का प्रेशर ज़्यादा था? नहीं, फैमिली का प्रेशर एक्चुअली आपको शौक था? बट नहीं, एक्चुअल में मुझे शौक देन व्हाई पायलट? क्योंकि आपने कहा एविएशन से रिलेटेड, इंजीनियरिंग की तरफ भी जा सकती थी आप। नहीं, मुझे फ्लाइंग का ही शौक था। फ्लाइंग का शौक जी। तो किस एज पे एहसास हुआ कि यही करना है? मुझे ऑलमोस्ट 20 ईयर्स में एहसास हुआ था कि करना चाहिए, लेकिन मैंने किया बहुत लेट। ओके, बट खैर माशाल्लाह, यू आर नॉट जस्ट अ पायलट, यू आर आल्सो एन इंस्ट्रक्टर। देखिए अब तो आप सिखाने वालों में से। जी। ओके अरूज, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि आपकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है। जाते जाते एक दफ़ा चेक करूंगी मैं ज़रूर। आपका बेटा इस तरफ रुझान कैसे हुआ? एंड देन इंजीनियरिंग की, टू गो इनटू इंजीनियरिंग इज़ वन थिंग, बट देन इंजीनियरिंग से एविएशन की तरफ ये जर्नी कैसे हुई फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड? बेसिकली मेरे फादर जो हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। ओके। तो उनके साथ काम कर करके थोड़ा बहुत, मतलब वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वो टास्क वगैरह करते होते थे, तो वहाँ से जो है ना काफ़ी शौक आया कि हैंड वर्किंग करनी है, मतलब कोई ऐसी फील्ड होनी है, कोई मतलब ऐसी फील्ड होनी चाहिए जिसमें आप खुद ही फिजिकल आपका वर्क उसमें इंक्लूड होना चाहिए। सो वो साइड देख देख के तो मेरा इस साइड पे इंटरेस्ट हुआ। और बट कुछ जान आज भी ये बात कही जाती है कि भाई लड़कियों को इस किस्म की चीज़ से दूर रखो, स्पेशली जब फिजिकल इंजीनियरिंग की, एयरक्राफ्ट, ये वो व्हाटएवर, तो एक जनरल सोच ये होती है, कहते हैं मुंडिया दा काम है क्या। एग्जैक्टली ये सिर्फ इस साइड पे सोच है, वरना तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ऐसे ही है। हाउ डिड यू डील विद दैट? बेसिकली ये आपके पास कुछ हेल्पिंग हैंड्स होते हैं जो आपको आगे प्रमोट करते हैं। सबसे पहले आपकी पेरेंट्स की सपोर्ट होनी चाहिए और उसके बाद में आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि आप जब वहाँ पे काम करोगे, आपने सिंगल पर्सन इज़ नॉट वर्किंग देयर, आपकी एक टीम वर्क होती है, टीम वर्क मिल के काम कर रही होती है, तो किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं आता, किसी एक को वो एक मैक्सिमम वेट लिफ्ट नहीं करना पड़ता। तो वो ऐसा गर्ल्स के लिए कोई इशू नहीं है, जस्ट ये लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं कि उन तक अभी ये नॉलेज नहीं पहुँची कि उनको इतना काम करना पड़ेगा। सही। कैप्टन चीमा, ये बताइए कि आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ? I want to start at the beginning. First time. जुगन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारा फील्ड ही बड़ा इंटरेस्टिंग है।
मैंने जब होश संभाली, सर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, हम जैसों को डर लगता है। नहीं ये और मेरे हम साथ लोग की जाने भी आप लोगों के हाथों में होती ये है। हमारे साथ मौजूद हैं जुगन। आई रिमेंबर कि मैं आई वॉज 4 years ओल्ड, स्कूल जाने से पहले वी यूज्ड टू लिव इन इस्लामाबाद, और मेरे फादर जो थे वो ईद पे मेरे लिए एक पूरा गिफ्ट लेके आए, जंबो जेट, वो पुराने वक्त में होता था, और वो ई ऊपर ईद पर जाता था, ई नीचे आता अच्छा था। मैं ना उसके साथ खेलता था, और आई वॉज यंग, बच्चा था बिल्कुल मैं। तो जब मैं सोचता था कि ये जहाज़ टेक ऑफ कैसे करता है, और जब मैं उसकी टेल को पुश करता था तो नोज़ ऊपर चले आता था। हाँ जी, वही मैं उसको, और एक होता था जिसके हाँ, नीचे से बटन लगाते थे तो वो इधर से ई तो करके जाता था। मैं ये सोचता था, बेटे हमारे ज़माने की बात हो रही है, आप नए ज़माने की, मैं ये आप सोचता लोग के था, जहाज़ उड़ते हैं। मैं ये सोचता था जुगन कि ये कैसे टेक ऑफ करता है, क्या चीज़ है। फर्स्ट आई थॉट कि इसके अंदर कोई ख़ास वेट होता है जिसको पायलट आगे या पीछे करता है और ये वेट से ऊपर चले जाते हैं, सीसॉ की तरह। ये मेरा सीसॉ की तरह। अच्छा ये मेरे ज़हन में क्वेश्चन था, उस ज़माने में ना तो नेट था, ना हमारे ख़ानदान में कोई वैसे पायलट आप था। इतने पुराने लगते नहीं है हाँ, सर। तो मैं जी नेट से पहले की बातें कर रहा हूँ, और फिर मैंने ये सोचता मेरा टाइम गुजर गया। व्हेन आई वाज 18 मैंने FSC की जब इस्लामाबाद से, तो मैंने ज़िद शुरू कर दी अपने फादर को कि मैंने पायलट बनना है और अमेरिका से बनना है। ये क्वेश्चन था मेरे ज़हन में मैम कि मैंने ये जहाज़ टेक ऑफ कैसे और करता है। उस वक्त तो बहुत ज़्यादा लोगों को खौफ होता था, बहुत खौफ कि होता था। भाई ठीक है जहाज़ में बैठ जाएंगे एक से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन अपनी औलाद वो जहाज़ चलाए, इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ वेरी बिग डील। वो तो बाद में लोगों ने रियलाइज़ किया ना कि एविएशन इज़ एक्चुअली वन ऑफ द सेफेस्ट वेज, एयर ट्रैवल इज़ द सेफेस्ट वे टू ट्रैवल, बट वो इतना ऊपर होता है ना तो वो खौफ। तो वो लेकिन मुझे वैसे तो कभी खौफ नहीं आया जहाज़ से, घर कभी भी वालों नहीं की आया। बात कर रही हूँ। घर वालों को भी। अच्छा फिर ये हुआ कि जब मैं अमेरिका गया तो फिर मैंने जब पहला दूसरा लेसन जो था मेरा फ्लाइंग का, एक तो वो मुझे समझे अमेरिका में कि आई एम स्पेनिश। जो पहली हमारी क्लास थी, उन्होंने इंट्रोडक्शन डे था, तो उन्होंने कहा जी वेयर यू फ्रॉम, मैंने कहा जी पाकिस्तान, 1988 की बात कर रहा हूँ, आई वॉज 18 years ओल्ड। तो उन्होंने कहा जी ही इज़ फ्रॉम पैनामा। दे थॉट पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान का पता नहीं था उस वक्त। खैर तो मैंने अपने इंस्ट्रक्टर से पूछा, मैंने कहा जी जहाज़ का टेक ऑफ का मुझे फार्मूला बताइए। तो उसने कहा जी एयर प्रेशर, ये सारा गेम एयर प्रेशर का है। मेन प्लेन और टेल प्लेन के नीचे जो एयर का प्रेशर होता है ना, उससे जहाज़ का नोज़ अप एंड डाउन होता है, जो पायलट के कंट्रोल में होता है। अच्छा ये क्वेश्चन था जिसने मुझे पायलट बनाया, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अगर आपका शौक़ और आपका प्रोफेशन एक ही हो तो बड़ा मज़ा आता है, ये किसी ने कहा। बिल्कुल सही आपने बात कही है सर, वही वाली तो बात है, जब तक आपका पैशन आपका प्रोफेशन नहीं बनेगा तब तक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन जो लोग एविएशन की तरफ आना चाहते हैं उनके लिए आप लोगों से ऑफ कोर्स मैंने गाइडेंस लेनी है। आपने मैम क्या अप्स देखें, क्या डाउन्स देखें, आपको क्या चीज़ें टफ़ लगी, क्या चीज़ें इजी। सेम थिंग टू यू मेरी जान एंड सर आपसे भी। लेकिन एक ब्रेक के बाद, ब्रेक में जाने से पहले किचन में नज़र डालेंगे। जी शेफ नूर, व्हाट्स द सिचुएशन? जी हमारा मोरक्कन चिकन भी रेडी है, सौते वेजिटेबल सॉस, और अगर हमने 1 सर्विंग करनी है तो हम इस तरह इसको कर सकते हैं 1 सर्विंग। एब्सोल्युटली वंडरफुल, ब्यूटीफुल। वही वाली बात है ना व्यूअर्स, यहाँ पे एक होस्ट और एक्टर बैठी हुई है, यहाँ पे एविएशन से रिलेटेड हमारे लोग बैठे हुए हैं, इंजीनियरिंग ऑल्सो इंक्लूडेड, देन यू गॉट अ शेफ ऑन सेट। करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बाय द वे कैमरे के सामने वाले लोग हैं, कैमरे के पीछे देखें, आ कैमरामैन, आ टीम, एक मार्केटिंग टीम है, वो शो को सो किसी भी एरिया में जा सकते हैं। तो फिर क्यों ज़बरदस्ती बच्चों को किसी तरफ पुश करें, उनको उस डायरेक्शन में हेल्प करें और गाइड करें जहाँ वो जाना चाहते हैं। सो ब्रेक के बाद हम जानेंगे अपने अमेजिंग गेस्ट से कि एविएशन में क्या टफ़ चीज़ें इन्होंने फेस की और क्या चीज़ें हैं जिन्होंने इनको जेन्युइनली ये फील कराया कि हाँ जी आई चोज द राइट प्रोफेशन। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ कैप्टन मोहम्मद जमान चीमा साहब हैं, चीफ पायलट। वी हैव फरियाल रहमान साहिबा हु इज़ अ पायलट एंड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। देन वी हैव विद अस अरूज इकराम जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हैं, और हम बात कर रहे हैं एविएशन की। सो रियाल जी आपसे बात का फिर आगाज़ अब यहाँ से करेंगे कि मुझे बताएं कि आपने क्या टफ़ टाइम देखा एविएशन की फील्ड में एज अ पायलट एंड देन एज अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। व्हाट आर द प्लसेस, व्हाट आर द नेगेटिव्स आपके लिए? जब शुरू में मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले तो एज मैटर करती है आपकी।
मैं बात अपनी शुरू करूँगी जैसे हमारे पास स्टीरियोटाइप थिंकिंग है कि अगर लड़की है तो आप उसको मेडिकल फील्ड में भेज दें और अगर लड़का है तो आप उसको इंजीनियर बना दें। हमें इसको ब्रेक करना है सबसे पहले। अगर अब बच्चों को आप इस फील्ड में लाना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट के बाद बिल्कुल उसी तरह ही तैयारी करें जैसे कि हम किसी दूसरी फील्ड के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, क्योंकि इस फील्ड में स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कमर्शियल पायलट लाइसेंस लिया और आपको जॉब मिल जाएगा। पता है लोग क्या सोचते हैं, ये देखो ये वर्दी, अभी ये आएंगे अपना हम तो यही देखते हैं ना जो वहाँ पे फ्लाइट कैच करने के लिए आए हुए होते हैं, वो आप लोग अपना बैग लेके जा रहे हैं, बड़ी आपने अपना वो कोट शोट ये वो पहना हुआ है, जहाज़ पे बैठे रिलैक्स किया, उतरे जहाज़ से बाहर निकले। देखने वाले को तो सिर्फ ये नज़र आता है, और इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आप प्लसेस एंड नेगेटिव्स बताएं, क्योंकि अगर कोई इस तरफ आना चाहता है तो ये सोच समझ के आए बिल्कुल कि आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल। वो अगर कोई हमारा बच्चा जो है कोई मिस्टेक अल्लाह ना करे तो बस इस्तग़फ़ार कर देती है, उससे बहुत मेजर ट्रेजेडी भी अकर कर सकती है। जी मैडम। तो आप सही एज में बच्चों को इस फील्ड में डालें ताकि अगर उनको स्ट्रगलिंग फेस। सही एज कौन सी है जान? आफ्टर इंटरमीडिएट, इसकी एज ही 18 है, ठीक है। आपने इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट्स लिए हो फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स, या फिर आपने ए लेवल्स किया हो, तो आप इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर मेडिकल। मेडिकल में फ़िज़िकल और मेंटल फिटनेस आपकी देखी जाती है, और उसके बाद आप बच्चे को इस फील्ड में ले आएँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे ही कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। जबकि अभी हमारे पास बहुत सारी एयरलाइंस हैं जो फ्रेश कैंडिडेट्स उठा रही हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आपको स्ट्रगल करनी पड़ जाती है, तो वो स्ट्रगल का पीरियड आपका तकरीबन होता है 7 से 8 साल का। दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक वकील, आप लॉयर बन तो जाते हैं, उसके बाद एटलीस्ट 1 डेकेड तक तो आप लिटरली 25-30 हज़ार रुपए कमा रहे होते हैं महीने के। और इस केस में तो आई नो फॉर अ फैक्ट, आई नो अ फ्यू यंग गर्ल्स हु कम इनटू एविएशन, बड़ा टाइम लगा नौकरी मिलने में और फिर नौकरी में पैर जमने में। बिल्कुल। और एविएशन की फील्ड में ना कुछ ऐसा भी हुआ कि बड़ा स्मूथली चल रहा था, ठीक है, हम मेंटली तैयार हैं स्ट्रगल के लिए, लेकिन कुछ ऐसे फेजेस आ गए हमारी लाइफ में जिन्होंने हमारी स्ट्रगल को और बढ़ा दिया। कोविड आ गया, कोविड के बाद सब फ्लाइट्स ग्राउंड सारी की सारी फ्लाइट्स ग्राउंड हो गई। फिर आपके पास फेज़ आ जाता है कि नॉलेज नहीं है लोगों के पास, वो समझते हैं कि ये फील्ड लड़कियों के लिए है ही नहीं है, जबकि ये फ़ीमेल्स के लिए मेरा ख्याल में इससे बेस्ट फील्ड कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी फीमेल्स मौजूद नहीं है, तो मेरा ख्याल में कि इनको आगे आना चाहिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे फीमेल्स आगे नहीं आने देंगे, यहाँ पे मेल्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें कि जब भी आप फीमेल्स को प्रमोट करते हैं ना इस एरिया में, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएँ, तो मेरे साथ तो हमेशा ये एक्सपीरियंस हुआ है कि जिस भी कंपनी में मैंने जॉब की है, मेल प्रमोट करते हैं कि आप आगे आएँ, आप आगे बढ़ें, क्योंकि आप ओनली फीमेल हैं। ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट। बात अक्सर एक्चुअली द मेजर रीजन दैट आई वांटेड गर्ल्स हियर एज वेल वाज बिकॉज वही वाली चीज़ ना, एविएशन बॉयज, दैट्स इट। बात ये है कि इफ़ यू आर अ फिट इंडिविजुअल, फिजिकली फिट एंड मेंटली फिट, ऑफ कोर्स यू कैन कम इनटू दिस फील्ड। ऑब्वियसली कुछ इश्यूज होते हैं, आई थिंक there's a couple of eyesight and उस किस्म की जो reservations होती हैं, अब तो उनकी भी बड़ी बेहतरीन solutions मिल जाती हैं। ट्राई तो करें। आप क्या कहोगे बेटा? अप्स क्या देखे, डाउन्स क्या देखे? आपने ऑन ग्राउंड होना होता है। इसमें मोस्टली डाउन्स यही होते हैं कि समटाइम्स आपने एक आपका माइंड सेट होता है कि ये टाइमिंग्स है, और समटाइम्स ये होता है कि आपको कभी भी कॉल आ जाती है कि अब फ्लाइट है। तो ऑब्वियसली एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का ये काम होता है कि उसने जो है वो एयरक्राफ्ट की इंस्पेक्शन वगैरह करके इंश्योर करना होता है कि दिस फ्लाइट इज़ सेफ फॉर द ऑपरेशन। तो वो कभी भी आपको कॉल आ सकती है, तो वो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का ये हर्डल होता है। बट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट यही है कि जब आप ऑब्वियसली एज अ फीमेल जब आप एक यूनिफॉर्म में जाते हो, इससे बड़ा प्राउड कुछ नहीं होता। ऑब्वियसली एक लुक आती है जो कि बेस्ट फॉर दी गर्ल्स। सर आप क्या कहेंगे एज अ मैन ऑल्सो? देखिए अक्सर लोग जब रिश्ते, मुझे याद है व्हेन आई वाज यंगर, तो जब रिश्ते की बात होती थी तो कहती थी मुंडा की करदा पायलट आओ उत्थे नहीं रिश्ता करना, ऐदा तो ना दिन का टाइम है ना रात का टाइम है। एंड वही प्रॉब्लम एक आज भी जो पेरेंट्स को होती है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे लड़का हो लड़की हो, कि भाई फिर इसकी जिस तरह डॉक्टर की फिर कोई लाइफ नहीं होगी। एटलीस्ट डॉक्टर तो ऑन ग्राउंड होता है, लोगों को लगता है डेंजरस भी है और फिर होंगे एंड दे वोंट बी अराउंड आइदर। देखिए मैम, ये जो प्रोफेशन है ना, ये थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट इस तरह है कि एक तो इसमें जब आप एंटर होते हैं तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता फ्लाइंग करना, स्पेशली क्योंकि फ्लाइंग के रेट्स जो है ना आज 100 आवर्स पूरे करने होते हैं। 200 आवर्स CPL के लिए, कमर्शियल पायलट के लिए 200 आवर्स। और आजकल पता है आपको कॉस्ट कितनी है 200 आवर्स की? आई डोंट वांट टू नो। 15 मिलियन रुपीस, यानी 1.5
करोड़ रुपया तकरीबन आज के दौर में। एक मिनट, यानी कि अगर आपने पायलट बनना है तो पहले आप पहले 1.5 करोड़ रुपए रुपए जमा कर, और ये सिर्फ आपके फ्लाइंग आवर्स पूरा करने के लिए है। टोटल कंप्लीट, टोटल 200 आवर्स प्लस आपके एग्जाम स्टडीज सब कुछ मिला के। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा 1.5 अच्छा, करोड़ 1.5 करोड़, और उसके बाद 2 साल का टाइम है जिसमें आपने ये सारा कर। लेकिन इसमें जो एक चीज़ है ना बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपका मेडिकल हर 6 महीने बाद होगा। सिविल एविएशन का मेडिकल बोर्ड, CMB जिसे कहते हैं, वो हर 6 मंथ के बाद हर पायलट का मेडिकल होता है। ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा, फिटनेस इसमें खुदा ना खास्ता किसी स्टेज पे कोई बंदा भी मेडिकली अनफिट हो जाए, ठीक है, इज गॉन। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है इस प्रोफेशन में, पूरी दुनिया में, ना सिर्फ यहाँ पे। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आप 1.5 करोड़ खर्च करके CPL भी ले लेते हैं, अपने कोई सारे गारंटी नहीं है नौकरी मिलेगी कोई कि गारंटी नहीं है नौकरी की, और बहुत सारे लोग अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं, बहुत सारे लोग जो है किसी और फील्ड में चले जाते हैं, तो ये ड्रॉबैक्स ज़रूर हैं। अच्छा, दूसरा, जिनको जॉब मिल जाती है एयरलाइन में, मज़ा तो बहुत होता है, लेकिन फैमिली लाइफ नहीं है वहाँ पे। देयर इज़ नो फैमिली लाइफ इन एयरलाइंस, क्योंकि आप जाते हैं, वापसी का कोई पता नहीं। पायलट जिनकी सगी बेटी की शादी वो नहीं अटेंड कर पाए, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि ही हैड टू गो बिकॉज द अदर पायलट, उनकी कुछ हार्ट अटैक या कुछ इस टाइप का इशू हो गया, उनको फिजिकली अनफिट करार दिया, ही हैड टू ट्रैवल, इट वाज हिज ओन डॉटर्स वेडिंग। ऐसा ही है, वो अपनी बेटी की शादी छोड़ के गए। और दूसरा ये कि देखें, ये सारा काम, इसमें चैलेंजेस हैं, इसमें थोड़ा बहुत रिस्क है, इसमें मज़ा भी है। और देखें, क्योंकि आपने हर टेक ऑफ और हर लैंडिंग आपने खुद करनी है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। कोई आपको नहीं कहेगा कि वेदर ख़राब है कि आपने लैंड करना है अगर आप चाहेंगे तो, और आपने टेक ऑफ करना है अगर आप चाहेंगे तो। ये सारी चैलेंजेस आपको रोज़ आएंगी, हर रोज़। तो ये एक प्रोफेशन तो है। जब तक आपको इस काम से इश्क नहीं है ना, इसमें ना पड़े, करेक्ट, सीधी बात है। Correct. और अगर बच्चों को भी 18 की एज पे डालना है तो देख लें कि एप्टीट्यूड है, बर्दाश्त है। अब आपका बच्चा 24 घंटे बीमार रहता है, कुछ बच्चे होते हैं नेचुरली, तो आपने फिर देखना है कि अगला फिजिकली भी हैंडल कर सकता है कि नहीं, क्योंकि वाहिद प्रोफेशन है जिसमें फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, एक तो मेंटल हेल्थ, उसके अलावा आपका इमोशनल स्टेट भी बड़ा मैटर करता है। एंड ये सारी चीज़ें 18 की एज पे गेज करना भी मुश्किल होती है। करेक्ट। सो फाइनली हमारे व्यूअर्स को मैम आप क्या पैगाम देंगे? मैं ये कहूँगी कि आप अपनी बेटियों को, या फिर आपके घर में कोई भी फीमेल्स हैं, अगर एज अ प्रोफेशन कोई भी फील्ड ज्वाइन करना चाहती हैं, तो उसमें एक एडिशन कर लें कि एविएशन भी एक अच्छी फील्ड है। इसको भी पॉजिटिवली आप लेके आगे चल सकते हैं, इसको एज अ प्रोफेशन आप, बल्कि मेरा ख्याल में कि अगर आप इसको एज अ प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो बाकी प्रोफेशन से बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इसके अंदर। रूज, आप क्या कहोगे बेटे? मैं यही कहूँगी कि मतलब मोस्टली जो है वो वुमेंस को इस तरह की फील्ड्स आने में, जहाँ पे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनको लेट डाउन करती हैं कि ये दिस इज़ नॉट फॉर यू। उनको लेट डाउन नहीं करना चाहिए, यू शुड प्रमोट देम कि वो भी इस फील्ड में आएँ, ताकि ये जो है ज़्यादा एडवांस हो फील्ड, आगे मज़ीद जो है ये हो। कैप्टन साहब, आज की हमारी गुफ्तगू को प्लीज़ कंक्लूड कर दें, हमारे व्यूअर्स को पैगाम दे के। जी, मैं तो ये कहूँगा जी कि ये फील्ड बहुत अच्छी है। इसमें आने वाले सालों में ये इंडस्ट्री बूम करेगी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सारी दुनिया में, क्योंकि कोविड को गुजरे हुए भी टाइम हो गया, बाकी मसाइल भी सारे हल हो गए। तो अब हमारी इंडस्ट्री है, इसने बूम करना है। आने वाले सालों में बहुत सारा स्कोप है इसमें, स्पेशली फ़्लाइंग और इंजीनियरिंग में। आने वाली यंग जनरेशन को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में आइए, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बहुत सारी एयरलाइंस भी नई आ रही हैं, उनमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दुनिया में बहुत सारी एयरलाइन नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ एज अ नेशन हमने अवेल करनी है, और आने वाले दिनों में हमारे यंग बच्चे इस साइड पे आएँ और पायलट और इंजीनियर बने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी एफ़र्ट जो आप लोग डालते हैं। आप लोगों का एक्चुअली एफ़र्ट जो होता है, रातों को जागना, हैविंग नो पर्सनल लाइफ, हेल्थ से ज़्यादा जो आपके फॉर एग्जांपल जो आपके पैसेंजर्स हैं प्लेन पे, इवन फॉर यू माइट नॉट बी फ्लाइंग द प्लेन रूट, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली आपने दिन रात एक करके यू हैव टू मेक श्योर दैट थिंग्स आर हैंडल, एंड देन अंडरस्टैंडिंग के व्यूअर्स, ये वो फील्ड है जिसमें आने के लिए इतनी बड़ी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। सो बात यह है कि एक तो हमें जो लोग इस प्रोफेशन से वाबस्ता है उनको भी बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड देनी चाहिए। सिर्फ यूनिफॉर्म्स देख के इम्प्रेस नहीं होना, एक्चुअली अंडरस्टैंड करना कि वो कितनी सैक्रिफाइसेस करते हैं। और अगर इस फील्ड की तरफ
बच्चे या कोई भी आपका फैमिली मेम्बर इंटरेस्टेड है तो एटलीस्ट पूरी क्लैरिटी के साथ आगे आए। ये इतनी आसान फील्ड भी नहीं है, लेकिन है बड़ी मज़े की। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।